नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को प्रेस यानी पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है और इसे बड़ी बात करार दिया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम आभारी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंत में एक प्रेस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और हमें खुशी है कि वो भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। किर्बी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें एक प्रश्न अमेरिकी प्रेस से है और एक प्रश्न एक भारतीय पत्रकार की ओर से पूछा जाना शामिल होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार विश्व भर के अन्य नेताओं के साथ हुई व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को अब तक सख्ती से कंट्रोल किया जाता रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी जो बाइडेन और उनके मेहमानों से पूछे जाने के लिए पहले से ही अमेरिकी और विदेशी मीडिया से पत्रकारों को नामित करते हैं और बहुत सीमित संख्या में सवालों की अनुमति दी जाती है। बता दें, कभी कभार दिए गए व्यक्तिगत इंटरव्यू को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता को संबोधित नहीं किया है। अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भले ही भारतीय मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसी, अमेरिकी अखबार और सोशल मीडिया पर वहां के प्रदर्शन के फोटो छाए हुए हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में रहने वाले मणिपुर अमेरिकी लोगों ने भी अलग से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी पर मणिपुर को आग में झोंकने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी को क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा फोटो दिखाया गया है। भारत के राजनीतिक बंदियों का मामला भी कई पोस्टर और बैनरों में उठाया गया है। इसमें छात्र नेता रहे उमर खालिद प्रमुख है। ऐसा ही एक पोस्टर और होर्डिंग में राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा गया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं कि छात्र नेता और एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बिना मुकदमा चलाए 1000 दिनों से भी ज्यादा क्यों जेल में रखा गया है। अमेरिका में रह रहे मणिपुर के लोगों ने अलग से प्रदर्शन किया है। इसमें मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया गया है। यह प्रदर्शन कुकी आदिवासी समुदाय के परिवारों का है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी मणिपुर में रहने का मौका दिया जाए। मणिपुर के कुकी लोगों का अमेरिका में प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। पहली बार इस समुदाय ने इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। अमेरिका के तमाम पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने भारत में प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ने का मुद्दा उठाया। प्रमुख अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वहां की 8 मीडिया संस्थाओं की अपील प्रकाशित की है। इस संबंध में जारी एक पोस्टर में उन पत्रकारों को दिखाया गया है जो भारत की विभिन्न जेलों में कैद हैं या नजरबंद हैं। केंद्र सरकार ने आखिरकार मणिपुर के हालात पर विचार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की 24 जून को बैठक बुलाई है। मणिपुर 3 मई से जातीय हिंसा से प्रभावित है। अभी तक 110 से अधिक जानें जा चुकी हैं। 250 से ज्यादा चर्च जलाए जा चुके हैं। हजारों घरों को फूंक दिया गया है। कुकी आदिवासी तमाम क्षेत्रों से पलायन कर गए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार शाम ट्विटर पोस्ट में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा नई दिल्ली में शाह से मुलाकात के तुरंत बाद हुई है। इस साल के अंत में प्रमुख राज्यों में चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा उन लोगों को प्रमाण पत्र वितरित करेगी जो प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और पहल की सराहना करते हैं। पार्टी बुधवार को देवबंद शहर में लगभग 150 मुसलमानों को मोदी मित्र प्रमाण पत्र देगी, जो शहर में इस्लामी अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के चुनिंदा 65 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा काम किया जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। बीजेपी ने इसके लिए हर एक विधानसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए देश के 65 लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रभारी और 30 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये भाजपा कैडर बेस से परे अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का एक प्रयास है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के मानवाधिकारी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां
जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गजर से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में लोकसभा के 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वो यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। बिहार की राजधानी पटना में कल यानी 23 जून को विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होनी है। बैठक से पहले तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बैठक में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक कई विपक्षी दल शामिल होने वाले हैं। विपक्षी नेता एक दिन पहले ही पटना पहुंचने भी लगे हैं। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी पटना पहुंच गई हैं। बता दें, जब 23 जून को बिहार की राजधानी में कई विपक्षी सियासी दल जुड़ेंगे तो इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक तरह की नैतिक जीत माना जाएगा। बता दें, वो एनडीए को छोड़कर बिहार में ग्रैंड अलायंस सरकार बनाने के बाद से बड़ी तादाद में गैर भाजपा दलों को एक साथ लाने के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल नहीं होंगे। रालोद अध्यक्ष ने इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने पूर्व में निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बैठक को अपना समर्थन भी दिया है और कहा कि विपक्षी दलों का एकजुट होना समय की मांग है। इसके साथ ही उन्होंने इस बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। मुंबई के माहिम इलाके में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर की फोटो के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब की फोटो लगाकर तनाव फैलाने की कोशिश की गई है। ये पोस्टर बुधवार देर रात किसी समय लगाए गए होंगे, लेकिन लोगों की नजर इस पर आज सुबह पड़ी। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उसके हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने कहा कि अभी ये सूचना नहीं मिली है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं। अगर कोई शिकायत आई तो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। फिलहाल हमने इन पोस्टरों को हटा दिया है। बता दें, महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर तनाव फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। अकोला और कुछ अन्य स्थानों पर औरंगजेब को लेकर दंगे हो चुके हैं। कोविन पोर्टल से डेटा लीक किए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बिहार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को टेलीग्राम बॉट बनाने के लिए उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि वो नागरिकों का संवेदनशील डेटा साझा कर रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की मां बिहार में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर काम करती है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये कार्रवाई तब हो रही है जब करीब 10 दिन पहले भारत में कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले लाखों लोगों का डेटा लीक होने की खबर आई थी। दावा किया गया कि राजनेताओं समेत कई मशहूर लोगों के पासपोर्ट, आईडी कार्ड के नंबर, जन्मदिन और फोन नंबर जैसी जानकारियां टेलीग्राम ऐप पर सार्वजनिक हो गई थी। ट्विटर पर कई लोगों ने टेलीग्राम ऐप के स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया कि वे लोगों की जानकारियां देख सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।